नेक्स्ट हमारे पास सिंगुलैरिटी की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में लास्ट पार्ट डेफिनेशन है पोल की। तो सिंगुलैरिटी जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम प्रिंसिपल पार्ट से इसको एक्चुअली डिटरमिन कर रहे हैं, तो हम उस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स हो, हमने डिस्कस किया कि अगर प्रिंसिपल पार्ट हमने जो एफ ऑफ जी है उसकी लॉर्ड एक्सपेंशन बनाई, उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट था उसमें कोई टर्म नहीं थी, तो जो सिंगुलर पॉइंट था वो हमारा था आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी। अगर लॉर्ड एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास इनफिनिट टर्म्स थी, तो वो जो सिंगुलैरिटी थी वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी थी। अब अगर फाइनाइट टर्म्स है तो जो सिंगुलर पॉइंट है वो एक्चुअली आपके पास पोल होगा। वो क्या होगा? आपके पास पोल होगा। अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है लॉर्ड एक्सपेंशन का एफ ऑफ जी उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो वो जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है? वो आपका पोल है। उसका ऑर्डर क्या है वो हम कोएफिशिएंट को देख के डिसाइड करेंगे। अगर आपका a माइनस n नॉन जीरो है, यानी आपने लॉरेंट एक्सपेंशन बनाई, तो जो प्रिंसिपल पार्ट वाले कोएफिशिएंट्स है, अगर a माइनस n नॉन जीरो है वो लास्ट है, तो फिर जो पोल जो सिंगुलैरिटी है जो पोल है वो ऑर्डर n का होगा। यानी अगर a माइनस n नॉन जीरो लास्ट टर्म है, उससे पीछे वाली सारी जीरो है, तो वो पोल होगा ऑर्डर वन का। अगर a माइनस टू नॉन जीरो है और उससे आगे a माइनस थ्री a माइनस फोर वो सारी जीरो है, तो पोल होगा ऑर्डर टू का। तो a माइनस n अगर नॉन जीरो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो लास्ट नॉन जीरो एलिमेंट है ये, तो फिर z इक्वल z नॉट किस ऑर्डर का पोल होगा? n ऑर्डर। ठीक है। और ऑर्डर 1 का जो पोल होता है हम उसको बोलते हैं सिंपल पोल बोलते हैं। तो अब इसकी सिंगुलैरिटी देखें जी, z इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है। हमने देखना है जी z इक्वल टू 0 इसकी कौन सी सिंगुलैरिटी है, पोल है या आइसोलेटेड है, वो हम देखते हैं। तो 1 ओवर z स्क्वायर बन गया हमारे पास, और साइन z की सीरीज होती है z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। अब देखिए ये आपके पास साइन z की सीरीज है, आप इसको आपने z स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 ओवर z माइनस z ओवर 3 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे z का क्यूब ओवर 5 का फैक्टोरियल माइनस आपको सो। ये आपकी लॉरेंट एक्सपेंशन बन गई साइन z ओवर z स्क्वायर की। अब देखिए जी, प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट ये आपका होगा प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि एक ही आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें एक ही टर्म मौजूद है, और ये आपका एनालिटिक पार्ट है। तो हमने प्रिंसिपल पार्ट को देखना है, उसमें एक ही टर्म मौजूद है, फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए प्रिंसिपल पार्ट में, तब जो सिंगुलैरिटी होती है वो पोल होता है। तो z इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है ना, ये इसकी सिंगुलैरिटी इस फंक्शन की। अब वो कौन सी है? हमने क्या कहा कि a माइनस n नॉन जीरो होना चाहिए अगर वो लास्ट कोएफिशिएंट है और उससे पीछे वाली सारी जीरो है, तो ये a माइनस वन आपका कोएफिशिएंट है। ये a माइनस वन कोएफिशिएंट है, इससे पीछे वाले a माइनस टू a माइनस थ्री वो सारे जीरो है। तो जो इंडेक्स होता है यहाँ पे माइनस के साथ उतने ऑर्डर का पोल होता है, तो ये a माइनस वन का कोएफिशिएंट है। तो ये आपके पास किस ऑर्डर का पोल है? किस ऑर्डर का पोल है? 1 ऑर्डर का, यानी ये सिंपल पोल है। z इज इक्वल टू 0 सिंपल पोल बनेगा इस फंक्शन का। अच्छा जी, अब इस फंक्शन पे आ जाइए कि f ऑफ z आपका इसके बराबर है z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z इनटू z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 4। आपने ये याद रखना है, जो आपके पास रैशनल फंक्शंस होते हैं, जो उसकी सिंगुलैरिटीज होती हैं वो पोल्स ही होते हैं। आपके रैशनल फंक्शंस की जो सिंगुलैरिटीज होती हैं वो पोल्स ही होते हैं। तो ये सिंगुलैरिटीज कौन कौन सी हैं? z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। ये सारे इसके क्या है? पोल्स हैं, सिंपल और सिंपल पोल्स हैं, ये सारे सिंपल पोल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है जो पोल ऑफ ऑर्डर n को क्लासिफाई करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा, स्पेशली इन केस ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो इफ g of z and h of z are analytic functions at z naught, g of z h of z दोनों एनालिटिक फंक्शन है z naught के ऊपर, और h of z के पास एक जीरो है जी ऑर्डर n का z is equal to z naught के ऊपर, और g of z naught जीरो नहीं है, तो फिर f of z जो है इसके बराबर है g of z over h of z। इसके पास जो होगा वो पोल होगा ऑर्डर n का at z is equal to z naught, यानी h of z आप यहां से देखें कि h of z जो है इसके पास जीरो है ऑर्डर n का, तो f of z के पास पोल होगा ऑर्डर n का, कि अगर ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसके पास अगर किसी ऑर्डर का जीरो है
तो एफ ऑफ जेड के पास उतने ऑर्डर का पोल होगा। तो आपने रैशनल फंक्शन के केस में सिर्फ जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसके जीरोस का ऑर्डर निकालना है कि वो कितने ऑर्डर के जीरोस हैं। वो जितने ऑर्डर के जीरोस होंगे एफ ऑफ जेड के पास उतने ऑर्डर के पोल्स होंगे। तो एफ ऑफ जेड आपके पास जी चले इसके बराबर है 2z + 5 over z - 2 का क्यूब। z = 1 आपको पता है जी इसका सिंगुलर पॉइंट है। z = 1 ये सिंगुलर पॉइंट है। तो हमने चेक करना है ये पोल है या नहीं है और कितने ऑर्डर का है, तो उसको डिस्कस करना है हमने यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यहाँ से हमारा g ऑफ z जो है वो क्या है, वो है 2z + 5 और h ऑफ z है हमारा z - 1 का क्यूब। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये बात चेक करनी है कि g और h दोनों एनालिटिक हैं। g और h पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स ऑल ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन एनालिटिक होते हैं, सो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी क्या है कि h ऑफ z के पास एक जीरो होना चाहिए ऑर्डर n का, तो अब वो हमने चेक निकालना है कि इसके पास कितने ऑर्डर का जीरो है। तो चलिए जी h ऑफ 1 आपको पता है जी जीरो है। अब h डैश ऑफ z निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव तो 3 × z - 1 का स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 6 × z - 1 और अगर इसमें आप 1 लगाते हैं तो 0, सेकंड डेरिवेटिव में 1 लगाते हैं तो फिर 0। थर्ड डेरिवेटिव क्या है इसका, वो है आपके पास जी 6। तो जब आप इसमें 1 लगाते हैं तो वो तो 6 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो कितने डेरिवेटिव पे ये आंसर आ रहा है जो नॉन जीरो आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव पे। तो जो z = 1 है ये 0 है ऑर्डर 3 का, इज 0 ऑफ ऑर्डर 3। तो फिर क्या होगा जी, f ऑफ z किसके बराबर है, g ऑफ z बटा h ऑफ z। f ऑफ z हमारा ये है, ये g है, ये h है। तो फिर f ऑफ z के पास पोल होगा कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का। तो पोल होगा कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। यानी z = 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ f ऑफ z। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रेजिड्यू। लास्ट हमारा टॉपिक है सिंगुलैरिटीज एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज का टॉपिक, उसमें रेजिड्यू है। तो सबसे पहले देखें जी हमारा एफ ऑफ जी की लॉरेंट एक्सपेंशन ज़ाहिर है हमें पता है जी ऐसे होती है और मैंने उसको ओपन करके लिख दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पावर्स और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पावर्स। तो कॉफिशिएंट जो होता है a - 1 (1/z - z0) का जो कॉफिशिएंट है a - 1 हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको रेजिड्यू बोलते हैं फंक्शन f का एट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z0। और तो हम लिखते हैं ऐसे हैं जी a - 1 = रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z, z0। अच्छा, अब ये आपके पास डेफिनेशन है एक्चुअली जहाँ पे आपके पास लॉरेंट एक्सपेंशन आसान है। यानी ये तो रेजिड्यू की डेफिनेशन आपने लॉरेंट एक्सपेंशन करनी है पहले f ऑफ z की और वहाँ से आपने चेक करना है, तो वहाँ से रेजिड्यू निकालेंगे। लेकिन ये तो तब होल्ड करेगी, ये तब यूज करेंगे आप जब आपके पास ऐसे फंक्शंस हो जिनकी लॉरेंट एक्सपेंशन आसान हो। लेकिन अगर कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनकी लॉरेंट एक्सपेंशन आसान नहीं है तो फिर हम ये रिजल्ट यूज नहीं करेंगे, ये डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे। हम जो नेक्स्ट रिजल्ट्स हैं हमारे पास हम उनको यूज करके रेजिड्यू कैलकुलेट किया करेंगे। तो रेजिड्यू की डेफिनेशन देखिए क्या है जी, कि लॉरेंट एक्सपेंशन बनाइए आपने a - 1 जो कॉफिशिएंट है कि जो आपका एनालिटिक पार्ट होता है, जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, प्रिंसिपल पार्ट जो होता है उसमें जो a - 1 कॉफिशिएंट वाला पार्ट है, यानी ये a0 है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये जो a - 1 होगा इसको हम बोलेंगे रेजिड्यू फंक्शन का f ऑफ z का एट z0। यहाँ पे z - z0 की पावर -1 है जिस एक्सप्रेशन में, वहाँ पे जो उसका कॉफिशिएंट होगा वो एक्चुअली आपके पास क्या होगा, फंक्शन f ऑफ z का रेजिड्यू होगा, उसकी जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है z0 उसके ऊपर। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी है, तो हम इन एग्जांपल्स की वजह से इसको समझेंगे। f ऑफ z है आपके पास e⁻3/z। तो अगर आप इसकी सीरीज बनाएंगे वो लॉरेंट एक्सपेंशन तो बनेगी 1 प्लस आप उसके बाद होता है z, तो z की जगह आ जाएगा 3/z प्लस नेक्स्ट होता है z² / 2 तो 9/2 × z² आ जाएगा। उसके बाद होता है z का क्यूब तो 27/z³ × 3 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, ये इसकी सीरीज आएगी। तो आप यहाँ पे देख लें जो 1/z बेसिकली यहाँ पे बनेगी ना, जीरो सिंगुलैरिटी है इसकी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी 0 है तो z - 0 बनेगा। तो z
1 ओवर जेड का जो कॉफिशेंट है, 1 ओवर जेड का कॉफिशेंट क्या है, 3 है। तो इसका जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट 0 वो क्या है जी, 3 है। रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट 0 आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा जी, अब इसको देख लें जी। यहां पे आपके पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर जेड की पावर 5 इंटू ई की पावर 2 जेड माइनस 1 ओवर जेड इंटू ई की पावर 2 जेड। इसको डिवाइड करवा लिया हमने। उसके बाद 1 ओवर जेड की पावर 5 ई की पावर 2 जेड की सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस 2 जेड प्लस 4 जेड स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस इसका स्क्वेयर अगेन क्यूब लेना है हमने 8 जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 ओवर जेड और ई की पावर 2 जेड की सीरीज क्या बनेगी, अगेन वही 1 प्लस 2 जेड प्लस 4 जेड स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8 जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो हमने 1 ओवर जी का कॉफिशेंट देखना है जी। दो सीरीज आपके पास बन रही बेसिकली। अच्छा, यहां पे z का क्यूब है, अगली जो टर्म आएगी यहां पे नेक्स्ट वो क्या आएगी, 16 z की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल ये आएगी। तो यहां से हमारे पास जो कॉफिशेंट बनेगा वो बनेगा 16 ओवर 4 फैक्टोरियल यानी 16 ओवर 24 ये बन गया कॉफिशेंट, क्योंकि ये 1 ओवर जी का कॉफिशेंट होगा ना, जी 5 इससे डिवाइड होगा तो 1 ओवर जेड रह जाएगा। अच्छा, अब इस पार्ट को देखें, यहां से आपके पास 1 ओवर जी का कॉफिशेंट क्या निकलेगा, -1। तो इसको हल कर ले, -8/24 तो -1/3 आ गया, यानी रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट 0 इसकी सिंगुलैरिटी है जी, वो क्या आ रहा है जी, -1/3 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए जी, हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया वहां पे रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी, वहां पे हमने रेजिड्यू को देखा यूजिंग लॉरेंट एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास लॉरेंट एक्सपेंशन आसान नहीं है बनानी, जैसे कि ये फंक्शन है तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है लॉरेंट एक्सपेंशन बनाने में, तो हम इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। तो रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल क्या होगा जी, अगर f के पास सिंपल पोल है z0 के ऊपर तो रेजिड्यू z0 के ऊपर किसके बराबर होगा, जस्ट लिमिट z अप्रोचेस टू z0 z माइनस z0 इनटू f ऑफ z। एक्चुअली वही चीज है, यानी यहां से भी अगर आप उसकी लॉरेंट एक्सपेंशन बनाते हैं और z माइनस z0 के मल्टीप्लाई करके z अप्रोचेस टू z0 लगाते हैं तो बचता आपके पास a माइनस 1 ही है, क्योंकि z इज इक्वल टू z0 सिंपल पोल है ना। तो इसका मतलब ये कि जो उससे पीछे वाली टर्म्स है z माइनस z0 की पावर -1 से पीछे वाली वो सारी 0 है, यानी वहां पे उनके कोएफिशिएंट्स 0 है। और जो आगे वाली टर्म्स है उनके साथ जब z माइनस z0 को मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट z अप्रोचेस टू z0 लगाएंगे वो सारी 0 हो जाएंगी। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप उसी के साथ तो सिंपल पोल होने की वजह से z माइनस z0 का फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली -a-1 वाला कोएफिशिएंट ही बच रहा है, यानी यहां से भी एक्चुअली वही चीज बच रही है। तो क्या करना क्या है कि अगर सिंपल पोल हो z0 के ऊपर तो रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है, लिमिट ले लेनी है z अप्रोचेस टू z0 z माइनस z0 इनटू f ऑफ z। सिंपल, जैसे यहां पे देखें जी, ये रैशनल फंक्शन है, सिंपल पोल है z इज इक्वल टू 3, ये आपको क्या है, ये सिंपल पोल है। तो अगर इस पर रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट 3 तो वो किसके बराबर होगा जी, लिमिट z अप्रोचेस टू 3 और यहां पे आ जाएगा z माइनस 3 ये वाला फैक्टर, और उसके साथ ये वैसे ही आ गया 1 ओवर z माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में z माइनस 3, तो ये कट जाएगा। z को जब 3 लगाएंगे तो आपके पास 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये रेजिड्यू आ जाएगा 1 का। ये आपका सिंपल पोल था। अब नेक्स्ट देखिए जी, रेजिड्यू निकालना है एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। अगर पोल है ऑर्डर n का तो फिर रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z0 बराबर होगा जितना ऑर्डर है उससे एक कम फैक्टोरियल डिवाइड में z अप्रोचेस टू z0 लिमिट और उससे एक कम डेरिवेटिव z माइनस z0 की पावर उतनी इनटू f ऑफ z। तो यहां पे देखें जी z इज इक्वल टू 1 आपको पता है कि ऑर्डर 2 का पोल है, इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये सिंपल पोल नहीं है। तो फिर क्या आ जाएगा जी, चूंकि ऑर्डर कितना 2 है तो 1 ओवर 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा
लिमिट z अप्रोचेस टू 1 आ जाएगी, और n-1 करना है तो 2-1 करेंगे तो 1, एक डेरिवेटिव लेना है आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा dy dz, और यहाँ पे z माइनस z की पावर n है तो z-1 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और साथ में f ऑफ z है 1/z-1 का स्क्वायर इंटू z-3, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से 1 बच जाएगा और z-3 1/में रह गया। तो एक्चुअली आपने लिमिट z अप्रोचेस टू 1, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -1/z-3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया जी z-3 का स्क्वायर नेगेटिव के साथ, और आप लिमिट लगाएंगे जब -1, वैसे ही z की जगह 1 लगाएंगे तो 1 - 3 आ जाएगा -2 का स्क्वायर ले तो आपके पास -1/4 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स जो है इनकी हमने एक एग्जांपल देखी है, सिंपल पोल पे कैसे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, ऑर्डर n वाले अगर कोई पोल आ जाते हैं तो फिर आपने रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो लॉरेंट एक्सपेंशन अगर लॉरेंट एक्सपेंशन बनाना आसान हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो लॉरेंट एक्सपेंशन बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आपको लॉरेंट एक्सपेंशन याद है तो आप लॉरेंट वाला उसी को यूज करें, अगर वो आपको नहीं याद तो आप इन दोनों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिंपल पोल है तो ये लगाएंगे, अगर पोल ऑर्डर n वाला है तो फिर ये लगाएंगे। नेक्स्ट हम रेसिड्यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है उसकी तरफ पढ़ते हैं, और यही रिजल्ट एक्चुअली हमें बताता है कि रेसिड्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो थ्योरम देखिए जी क्या है, इसका नाम है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। लेट डी बी ए सिंपली क्रिप्टेड डोमेन, डी कोई सिंपली क्रिप्टेड डोमेन है, सी कोई सिंपल क्लोज कंटूर है जो उस डी के अंदर लाई कर रही है, फंक्शन अगर एफ एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन सी एक्सेप्ट जो सिंगुलरिटीज हैं फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज इन ये वाली, यानी ये सी के अंदर कुछ सिंगुलरिटीज हैं, इनके अलावा फंक्शन एनालिटिक है पूरी क्लोज कंटूर के अंदर। तो फिर ये वाला जो इंटीग्रल होगा क्लोज कंटूर सी के अलोंग एफ ऑफ जी इज किसके बराबर होगा 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ ऑल रेसिड्यूज, यानी आप सारी सिंगुलरिटीज पे रेसिड्यूज कैलकुलेट करेंगे और उनका सम करके फिर किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आयोटा के साथ। तो ये रिजल्ट एक्चुअली जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम इंटीग्रल्स को कैलकुलेट कर सकें, इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकें। कॉची फंडामेंटल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, डेरिवेटिव्स फार्मूला एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बेसिकली हमने कैलकुलेट करनी। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि जी आपने सिंगुलरिटीज निकालनी है, उसके बाद आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं, रेसिड्यूज कैलकुलेट करें, जितने रेसिड्यू हैं सबको ऐड करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास इस फंक्शन f ऑफ z का इंटीग्रल होगा अलोंग द क्लोज कंटूर c। एग्जांपल देखते हैं, आइए जी 1/z-1 का स्क्वायर इनटू z-3 dz, c आपके पास ये रेक्टेंगल है a b c d, तो आपने ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो हम इस पे कॉची डेरिवेटिव फार्मूला भी लगा सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह करके हम वहां वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉची रेसिड्यू थ्योरम ही लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी सिंगुलरिटीज देखें जी, z = 3, z = 1 ये पोल है ऑर्डर 2 का, और z = 3 ये सिंपल पोल है, और ये रेसिड्यूज मैंने आपको कैलकुलेट करवाए हुए एग्जांपल के अंदर। तो एक्चुअली ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा 2 पाई आयोटा और रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट 1 प्लस रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट 3 इसके बराबर होगा, तो 2 पाई आयोटा। और अगर मैं इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करूं इस पे और इस पे, एक पे आ रहा था आपके पास -1/4 और एक पे आपके पास +1/4 आ रहा था, ये हमने कैलकुलेट भी किया था, तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा 0। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमने क्यों सीखना है, हमने इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है हमने। तो करना क्या है, हमने सारी सिंगुलरिटीज निकालनी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज होनी चाहिए, यहाँ पे पोल ऑर्डर 2 का है और एक सिंपल पोल है, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके सारे रेसिड्यूज कैलकुलेट करने, उन सिंगुलरिटीज पे रेसिड्यूज को ऐड करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना है, या इस केस में हमारा जवाब क्या आता है 0 आता है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम की कुछ मजीद एप्लीकेशंस देखते हैं जरा। इंटीग्रल 2z + 6/z² + 4dz, सर्कल है z - आयोटा mod = 2। तो ये एक्चुअली आपके पास यहाँ से इसकी जो पोल्स निकलेंगे, सिंगुलरिटीज निकलेंगी, z = ±2 आयोटा।
तो अब हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी इसके अंदर लाई करती है या नहीं करती। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। z माइनस आयोटा, z को अगर मैं लिखूं x प्लस वाई आयोटा, तो ये x प्लस वाई माइनस वन आयोटा मॉड इज इक्वल टू 2 आएगा। यानी मेरे पास सर्कल ऐसा है कि जिसका सेंटर 0 और 1 है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ये है। तो रेडियस कितना है, 2 है। इस यहाँ पे सर्कल है और रेडियस है 2, यानी यहां तक आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका चला जाएगा 1 2 3 तक। तो इस टाइप का सर्कल बनेगा ये वाला जी, इस टाइप का, इस टाइप का, ये आपके पास सर्कल है। और हमने देखना है जी 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा कोई लाई करता है इसमें। 2 आयोटा जो होगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा और जो माइनस 2 आयोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये लाई नहीं करता। z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओनली, z इज इक्वल टू 2 आयोटा लाइज इन C। तो हमने सिर्फ उस पर रेसिड्यू कैलकुलेट करना, तो ये बराबर होगा 2 पाई आयोटा और रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट 2 आयोटा पे। तो किसके बराबर होगा जी, 2 पाई आयोटा, चूंकि ये सिंपल पोल है तो लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आयोटा, यहाँ आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा और 2z प्लस 6 और उसके फैक्टर से बना लेंगे तो z माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आयोटा और यहाँ से देखें जी z को अगर 2 आयोटा लगाते हैं तो 2 और 2 4 आयोटा प्लस 6 और नीचे भी z की जगह 2 आयोटा लगाए तो यहाँ पे आपके पास 4 आयोटा ही बनता है। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल और 2 भी कैंसिल, तो बाहर आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 और ये 4 आयोटा प्लस 6, यहाँ से भी 2 कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो 2 आयोटा प्लस 3 इंटू पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए जी टेन z इंटीग्रल dz, सर्कल है z मॉड इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो इसकी सिंगुलरिटीज को हमें देखना है जी। f ऑफ z, tan z को हम लिख सकते हैं sin z ओवर cos z। तो cos z, tan z की सिंगुलरिटीज क्या होंगी, जो cos z के जीरोस होंगे, और cos z के जीरोस क्या होते हैं जी, सिंपल जीरोस ही होते हैं उसके, तो वो इसका मतलब उसके सिंपल पोल्स होंगे। तो एक्चुअली यहां से देखें जी इसके सिंपल पोल्स क्या होते हैं, इसके जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ cos ऑफ z क्या होते हैं जी, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये होता है। तो इस टाइप के जीरोस होंगे और यही सिंगुलैरिटीज होंगी टेंजेंट z। अब हमने देखना है कि वो वाला सर्कल जिसका मॉड 2 है उसमें कौन सी लाई करती हैं, उसमें सिर्फ 2 लाई करती हैं, वो कौन सी हैं, z इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 2। ये दो सिंगुलैरिटीज जो है ये आपके गिवन सर्कल के अंदर लाई करती हैं। तो हमने इन दो पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास है कि रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z नॉट, अगर f ऑफ z को आपने इस तरह लिख लिया g ओवर h की फॉर्म में, g और h दोनों एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए, तो फिर किसके बराबर होता है जी, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही g ऑफ z नॉट और नीचे h डैश ऑफ z नॉट, ये होता है आपके पास रिजल्ट। ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस आ जाए जहां पे रैशनल फंक्शंस भी इन्वॉल्व है और वहां पे हमारी कैलकुलेशन आसान नहीं होती, यानी सिंपल पोल्स वाला जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे आसानी से लगा नहीं सकते, तो फिर हम ये लगाते होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट माइनस पाई बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, g डैश g ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा और नीचे इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 होता है और यहाँ नीचे माइनस ये और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। और जब आप रेसिड्यू निकालेंगे f ऑफ c का एट पाई बाय 2 तो वो क्या आ जाएगा, ऊपर साइन पाई बाय 2 और नीचे माइनस टाइम्स साइन पाई बाय 2, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 ही आ जाएगा।
तो इस इंटीग्रल का जो जवाब आ गया वो क्या आ गया 2 पाई आयोटा, और रेजिड्यू ये वाला -1 और अगला भी -1, तो -4 पाई आयोटा। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं सिंगुलैरिटीज के टॉपिक पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी, इनमें से किस फंक्शन के पास जो है आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी क्या थी कि अगर आप उस गिवन फंक्शन की लॉरेंट एक्सपेंशन बनाएं, लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करें और जो उसका प्रिंसिपल पार्ट है उसमें कोई टर्म ना हो, अगर उस प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है तो फिर वो वाली जो सिंगुलैरिटी होती है z इज इक्वल टू z नॉट, वो आपकी आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने चेक करना है जी। तो यहाँ पे देखें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z स्क्वायर 1 cos z की सीरीज आपको पता है जी 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। तो जब आप माइनस इसको आगे माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर आ जाएगा, और जब z स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म बनेगी 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव z स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है, तो फिर इसके पास कौन सी सिंगुलैरिटी है, आपके पास आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी है। तो आपकी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू होगी। अगर आप इसकी बात करते हैं साइन z ओवर z की, तो साइन z की सीरीज आपको पता है क्या होती है जी, z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज़ टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, और जब हम इसको z से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, कोई भी टर्म जो है वो आपके प्रिंसिपल पार्ट के लिए बचेगी नहीं, सारी जो टर्म्स बच रही हैं z की पावर पॉजिटिव पावर्स बन रही हैं, तो प्रिंसिपल पार्ट में यहाँ भी कोई टर्म नहीं, तो इसके पास जो z इज इक्वल टू 0 है वो भी आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी है। अगर हम इसकी बात करें साइन 1 ओवर z की, तो साइन 1 ओवर z यहाँ से बनाए आप तो क्या बनता है आपके पास, z की जगह 1 ओवर z लगा दें, 1 ओवर z माइनस 1 ओवर z क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर z की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म्स है वो इनफिनिट टर्म्स है, तो ये जो सिंगुलैरिटी होगी ये आपके पास कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इन दो में आपके पास कौन सी सिंगुलैरिटी आ रही है, आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी आ रही है। तो बोथ ए एंड बी आपके जवाब है, तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0, इसमें से किस फंक्शन के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। साइन z ओवर z के पास आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी थी, हमने देख लिया हो, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है। cos z होता ही एंटायर फंक्शन है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। e की पावर z भी एंटायर फंक्शन होता है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। e की पावर 1 ओवर z की जो सीरीज है वो कैसी होगी, पहले तो e की पावर z लिख लें, 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जब e की पावर 1 ओवर z बनाएंगे तो वो आपके पास 1 यहाँ प्लस 1 ओवर z आ जाएगा, 1 ओवर z का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास देखें जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफिनिट टर्म्स है, तो फिर ये कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी किसके पास है, बी के पास है, तो बी आपकी ट्रू ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिंपल पोल, इनमें इस किस फंक्शन के पास जो है वो सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल की डेफिनेशन क्या है, आपके पास ऐसी सिंगुलैरिटी जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, और ऑर्डर 1 की जो आपकी सिंगुलैरिटी होती है हम उसको सिंपल पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें साइन 1 ओवर z, तो साइन 1 ओवर z के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसकी सीरीज ऐसी होती है और इसके प्रिंसिपल पार्ट में इनफिनिट टर्म्स होती हैं, तो इसके पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, पोल नहीं होता। क्रॉस्ड e की पावर 1 ओवर z, 2z और 1 ओवर z, इनकी सीरीज इस टाइप की होगी, 1 ओवर 2z में यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंगुलर, इसमें भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, क्योंकि आपके पास जो आपका प्रिंसिपल पार्ट होता है लॉरेंट एक्सपेंशन का, उसमें इनफिनिट मेनी टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकती हैं आपकी। और ये है आपके पास z इज इक्वल टू -1 इस फंक्शन का सिंपल पोल है, यानी ऑर्डर 1, पोल ऑर्डर 1 का, उसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। तो आप इसके लॉरेंट एक्सपेंशन बनाएंगे तो एक ही टर्म आएगी 1 ओवर 1 प्लस z पावर वाली, 1 ओवर 1 प्लस z वाली कोएफिशिएंट वाली,
तो वो z इज इक्वल टू -1 आपका सिंपल पोल होगा। सो सी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मीरोमॉर्फिक, इनमें से कौन सा फंक्शन मीरोमॉर्फिक है। तो मीरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी, क्या थी कि ऐसा फंक्शन जिसकी सिंगुलैरिटीज जो है वो फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में होती हैं और वो सिर्फ पोल्स ही होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन देखें जी, e की पावर z sin हाइपरबोलिक z cos हाइपरबोलिक z, तो इनके बारे में तो आप जानते हैं जी, ये आपके पास एंटायर फंक्शंस हैं तीनों की तीनों, ये इनकी तो सिंगुलैरिटीज होती ही नहीं है, ये तो एंटायर फंक्शंस है ना, तो ये आपकी ऑप्शंस नहीं हो सकती। अगर हम इसकी बात करें e की पावर z ओवर z, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है जी, मीरोमॉर्फिक, z इज इक्वल टू 0, ये इसका पोल होगा। e की पावर z की सीरीज बनाएंगे तो बनेगी 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जब 1 ओवर z से डिवाइड करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म 1 ओवर z, फिर 1, फिर z ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इसकी सिंगुलैरिटी हमें मिल गई, फाइनाइट और सिंपल पोल मिल गया। तो ये फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में z इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन आपका मीरोमॉर्फिक फंक्शन है। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन 2, पॉइंट आउट द फंक्शन व्हिच इज नाइदर एंटायर नॉर मीरोमॉर्फिक। हमने वो फंक्शन बताना है जो एंटायर भी नहीं है और मीरोमॉर्फिक भी नहीं है। तो अगर आप इसकी बात करें, ये तो एंटायर है, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो बताना ही वो है जो एंटायर नहीं है और मीरोमॉर्फिक भी नहीं है, इसकी सिंगुलैरिटीज ही नहीं है। और नेक्स्ट फर्स्ट ए और बी को देखें तो साइन 1 और z की सीरीज जब आप बनाएंगे तो आपके पास उसकी जो सिंगुलैरिटीज बनेंगी वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी, यानी पोल नहीं निकलेंगे। और इसके भी सेम आपके पास वही केस होगा। तो आपका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा इन दोनों की नॉन एक्सपेंशन में, उसमें इनफिनिट टर्म्स होंगे, तो आपके पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी, सिंपल पोल नहीं मिलेंगे, यानी पोल नहीं मिलेंगे। तो मीरोमॉर्फिक फंक्शन तो वो होता है ना जिसमें आपके पास जो सिंगुलैरिटी होती है वो सिर्फ पोल्स ही होते हैं उसके। तो यहाँ पे हमने बताना जो एंटायर भी नहीं है, ये दोनों एंटायर नहीं है और ये दोनों मीरोमॉर्फिक भी नहीं है। सो ए और बी आपके दोनों ट्रू है, तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज नो सिंगुलैरिटी अदर देन पोल्स, कि किन फंक्शंस के पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं है पोल्स के अलावा। तो अगर पोलिनोमियल्स की बात करें तो ये भी एंटायर होते हैं, और एंटायर फंक्शन के पास तो सिंगुलैरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि एंटायर फंक्शन तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होते हैं ना। तो ये बी और सी तो आपके वैसे ही क्रॉस हो गए, और आर का ऑप्शन भी क्रॉस हो चुका हो एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों तो आपके आंसर नहीं बन रहे ना। रैशनल फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनकी सिंगुलैरिटीज जो है वो सिर्फ उनके पोल्स ही होते हैं। तो ए आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। लास्ट देखिए, सिंगुलैरिटीज ऑफ कॉट जी आर। कॉट जी की सिंगुलैरिटीज क्या है? कॉट जी को आप लिख सकते हैं cos z ओवर sin z। तो इसकी सिंगुलैरिटीज क्या होगी? जीरोस होंगे sin z के, जीरोस ऑफ sin z। ये क्या होते हैं जी? n पाई होते हैं। 2n पाई नहीं होंगे क्योंकि इसमें कम वैल्यूज हैं, इसमें ज्यादा वैल्यूज हैं। यानी पाई भी इसका जीरो है ना, sin z का, sin पाई जीरो होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता है। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज नो सिंगुलैरिटी अदर देन पोल्स। इनमें से किस फंक्शन के पास पोल्स के अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती? तो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस हो, एंटायर फंक्शंस हो, इनके पास तो सिंगुलैरिटी होती ही नहीं है, और ऑल वाली ऑप्शन भी इनकी जैसे क्रॉस ही हो चुकी हुई है। एक रैशनल फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके पास पोल्स के अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती, और रैशनल फंक्शंस एक्चुअली मीरोमॉर्फिक फंक्शन भी होते हैं। मीरोमॉर्फिक फंक्शन वो होते हैं ना कि जिसमें से जिन फंक्शंस की सिंगुलैरिटीज पोल्स के अलावा और कोई नहीं होती, सिर्फ पोल्स होते हैं, वो फाइनाइट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन में होती है। तो ये रैशनल फंक्शंस आपके पास ऐसे हैं जिनके पास पोल्स के अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मीरोमॉर्फिक। इनमें से कौन सा फंक्शन मीरोमॉर्फिक है? मीरोमॉर्फिक फंक्शन वो होता है जिसके पास सिंगुलैरिटी होती है और वो पोल्स ही होते हैं। ये तीनों एंटायर फंक्शंस हैं, इनके पास सिंगुलैरिटी ही नहीं होती, तो मीरोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ये फंक्शन आपके पास मीरोमॉर्फिक है, z इज इक्वल टू 0, आपके पास इसका पोल है ऑर्डर 1 का, सिंपल पोल है। तो क्योंकि आप e की पावर z की अगर सीरीज बनाएंगे तो 1 प्लस z स्क्वायर बनेगा,
तो जब z से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1/z आ जाएगी। तो एक आपके पास एनालिटिक जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है उसमें एक टर्म मौजूद है तो वो 1/z है, तो z इज इक्वल टू 0 सिंपल पोल होगा, तो एक ही सिंगुलैरिटी इसके पास है और वो पोल ही है। तो ये आपके पास फंक्शन कौन सा है, मीरोमार्फी फंक्शन, तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ g of z has a 0 of order m, अगर g of z के पास ऑर्डर m का 0 तो f of z के पास ऑर्डर m का पोल होगा। ये एक रिजल्ट भी था जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था जीरोस वाले टॉपिक के अंदर, पोल्स के साथ रिलेट हमने किया था उसको। अगर इसके जीरोस ऑर्डर m के हैं तो इसके पोल्स होंगे ऑर्डर m के, तो जवाब आपका क्या है, बी है। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, रेसिड्यू ऑफ f of z is equal to z की पावर 3 और z minus 1, z minus 2, z minus 3 at z is equal to 3, z is equal to 3 के ऊपर हमने इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो z is equal to 3 के ऊपर रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सिंपल पोल है चूंकि, तो लिमिट z अप्रोचेस टू 3, यहाँ आ जाएगा z minus 3 और उधर z क्यूब ओवर z minus 1, z minus 2, z minus 3 आ जाएगा। z minus 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, जब z को 3 लगाएंगे तो 3 की पावर 3 27 ओवर 3 minus 1 2 और यहाँ पे 3 minus 2 1, तो 27/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सी आपकी यहाँ पे ट्रू ऑप्शन।